ये ऑब्जेक्टिव का सीरीज आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। जैसा कि आप देख चुके होंगे वीडियो, सॉलिड और सॉल्यूशन का जो चैप्टर वाइज डाले हैं ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। तो आइए बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव हम लोग सॉल्व करते हैं और अपने तैयारी को और अच्छा करते हैं ताकि बोर्ड में अच्छा मार्क्स ला सकें। तो आप जितने भी बच्चे फर्स्ट टाइम आए हैं सबका वेलकम है। अगर चैनल पे आप बने रहते हैं और आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगता है, आपको लगता है कि आपकी तैयारी इसमें मुकम्मल हो सकती है, तो इसको आप जरूर शेयर करें और फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखने लिखा हुआ एक लोहे का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, मैंने लोहे को जंग नहीं होने देना है। द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग इच। तो रस्टिंग में जो लोहा का आयरन में जो कोरोजन होता है, जंग लगता है, रस्ट लगता है, वह ड्यू टू चूंकि आयरन एनोड का काम करता है, आयरन का ऑक्सीडेशन होता है। तो अगर ऑक्सीडेशन रोक दें तो हमारा रस्ट नहीं होगा। तो इसके लिए है कि आयरन का हम कैथोड बना दें, रिडक्शन कर लें। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका देख रहे हैं कि आयरन कैथोड बनाकर रोक सकते हैं। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन जो भी होता है वहां पर हम लोग क्या करते हैं कि आयरन का जहां पाइप बिछा रहता है उससे हम लोग तार के द्वारा मोर रिएक्टिव मेटल का ब्लॉक जोड़ देते हैं, ताकि आयरन कैथोड हो जाता है, मोर रिएक्टिव मेटल एनोड का कार्य करता है। इसीलिए आयरन को कैथोड बनाकर मेकिंग आयरन कैथोड यहाँ आंसर होगा। ठीक है, खारे जल में रखिएगा तो और ज्यादा रस्टिंग होगा। तो इसमें ऑप्शन जो आपका हो जाएगा वह हो जाएगा ए, आयरन का कैथोड बनाकर। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है ये देख रहे हैं, किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल होता है। द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल फॉर द सेल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम स्टेट इज। तो जब भी इक्विलिब्रियम आएगा तो उसका ईएमएफ का वैल्यू जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है? जीरो, शून्य। अगर धनात्मक है तो सेल काम करेगा, ऋणात्मक है तो सेल काम नहीं करेगा। लेकिन अगर साम्यावस्था में है तो वैल्यू क्या हो जाता है? जीरो। अगर इसी क्वेश्चन में यह पूछे कि किस ईएमएफ का मान जब सेल स्वतः कार्य करता हो, नहीं सेल्फ रिएक्शन करता हो, स्पॉन्टेनियस रिएक्ट करता हो, तो वहां पर पॉजिटिव होगा। और जब कार्य नहीं करेगा तो क्या होगा? नेगेटिव। और जब इक्विलिब्रियम में होगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। आइए आगे देखते हैं। तीसरा क्या कहता है कि एक मोल एल्युमिनियम आयन को एल्युमिनियम में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी। हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल एल्युमिनियम टू एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम आयन टू एल्युमिनियम। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो जब भी कैथोड का रिएक्शन होगा तब देखिए यहाँ पर ये है एल्युमिनियम आयन और रिड्यूस हो जा रहा है, बना रहा है एल्युमिनियम। तो 3+ है तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, यानी 1 मोल एल्युमिनियम आयन को 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 मोल चाहिए। तो 3 मोल कितना हो जाएगा? 3 गुने 96,500। ठीक है, अब 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 0 5 15। ठीक है, 6 का 18, 1 19 के 9 हाथ में 1, 9 का 27, 1 28। ठीक है, इतना आएगा। अब इसमें हम लोग देख लें कि ऑप्शन किस के रूप में है, तो 10⁵ के टर्म में है। तो आपको करना क्या है कि डेसिमल यहाँ पर है तो इस डेसिमल को उठाकर आप यहाँ ला लीजिए। तो यह हो जाएगा क्या चीज कि यह होगा 2.895 इंटू 10⁵। तो अगर हम देखें, ठीक है, कि इसके रूप में कोई है कि नहीं, तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन है 3.0 इंटू 10⁵। दूसरा ऑप्शन 28.95 इंटू 10⁵, लेकिन हमारा ऑप्शन आया कितना है? 2.895। याद रखिएगा। अब इसमें आपका तीसरा क्या है? 289.5। इसमें 2895। तो इसमें देखिए BCD तो होगा नहीं, यहाँ पर 3.0 है। तो इसका राउंडिंग ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3.0 इंटू 10⁵ कूलम। तो इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपको पूछे कॉपर 2+ आयन से कॉपर बना रहा है, ठीक है, तो अब यहां पर क्या होगा? 2+ इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर अगर यह 1 मोल है तो यह कितना होगा? 2 मोल। तो ये होगा 2 गुना 96,500। ठीक है, अगर मान लीजिए सोडियम आयन है और यह इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है, Na, तो जितना यहाँ प्लस होना, आप जब भी रिएक्शन को लिखें तो अगर यह 1 मोल लेंगे तो यह 1 मोल होगा। ठीक है, यानी 1 मोल रिडक्शन के लिए 1 मोल चाहिए।
यहाँ 2 प्लस है तो 2 मोल चाहिए। इस तरह सवाल को बनाना हो, ठीक है। अब ये चौथा क्वेश्चन है कि ए बी और सी तत्वों का मानक अपचयन विभव क्रमशः +6 प्लस 0.68 मैंने ए का है वोल्ट, और बी का दे रहा है -2.50 वोल्ट, और सी का दे रहा है -0.50 वोल्ट। इनकी अपचयन शक्ति का क्रम, ठीक है। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ एलिमेंट ए बी एंड सी आर, ए का यह है, बी का यह है, सी का यह है रेस्पेक्टिवली, द ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर, मतलब किसी को अवकरित करने की क्षमता। तो हम जानते हैं कि जिसका भी रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। तो इसमें सबसे कम किसका है, तो आप देख रहे हैं ए का है प्लस में, अब बी का है माइनस में। तो माइनस में जो ज्यादा होता है वो सबसे कम होता है, यानी बी का एसआरपी का मान सबसे कम है, यानी बी को इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता सबसे अधिक है। उसके बाद है सी का, और सबसे कम क्षमता है ए का। इसलिए जो रिड्यूसिंग पावर होगा वह बी का सबसे ज्यादा होगा, उससे कम सी का, सबसे कम ए का। तो इसीलिए ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। बात समझ में आ गया हो। तो इस तरह क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो अगर अपचयन क्षमता पूछता है या रिड्यूसिंग पावर पूछता है, तो जिसका एसआरपी का मान सबसे कम होगा उसका रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होगा, और जिसका एसआरपी का मान सबसे ज्यादा है उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगा, ऑक्सीकारक क्षमता ज्यादा होगा। इस तरह सवाल को देखेंगे। अब जैसा कि आप पांचवा सवाल देख रहे हैं, यहाँ दे रहा है Zn से Zn2+, तो यह आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड में है, दो पैरेलल लाइन है, साल्ट ब्रिज है, कॉपर 2+ से कॉपर, यानी Zn हमारा एनोड है और कॉपर हमारा क्या है, कैथोड है। तो इसको कहते हैं है कौन सा, वेस्टर्न डैनियल कोलोमल मानक। तो ये डैनियल सेल है, ठीक है। जब जिंक एनोड और कॉपर कैथोड हो तो उसको हम लोग डैनियल सेल कहते हैं। गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है, तो जो गैल्वेनिक सेल है उसी को हम लोग विद्युत रासायनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहते हैं। तो एनोड निगेटिव होता है और कैथोड हमारा क्या होता है, पॉजिटिव। तो जैसे हमको ये पढ़ेंगे, अब पढ़ने के साथ आंसर दिमाग में आना चाहिए, इसीलिए याद रखिए गैल्वेनिक सेल में एनोड हमारा हो जाएगा निगेटिव और कैथोड हो जाएगा पॉजिटिव। तो ऑप्शन देख लेते। तो हमारा जो छठा क्वेश्चन था उसमें एनोड क्या होता है, निगेटिव। एनोड निगेटिव होता है, याद रखिएगा, ठीक है। आइए हम लोग सातवां देखें। सातवां में कहता है 1 फैराडे विद्युत कितने कूलम के बराबर होता है। 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू हाउ मच कूलम। तो आप सब जानते हैं कि 96,500 कूलम होगा, 96,500 कूलम, ठीक है। अब यहां देख लीजिए, अब कहता है LICL, NaCl, KCl और KCl के विलयन का अनंत अनुता पर समतुल चालकता का सही क्रम। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ LICL, NaCl एंड KCl, ठीक है। तो अनंत अनुता पर जहां सांद्रता लगभग 0 के बराबर होता है, तो वहां पर देखिए, यहां पर इसमें क्या है कि जो एनायन है यानी ऋणायन, जो क्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन है, और यहाँ जो केटायन है, लिथियम आयन है, सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है। तो लिथियम आयन का साइज सबसे छोटा होता है, पोटेशियम आयन का साइज क्या होगा, बड़ा। तो जिस आयन का साइज जितना छोटा होगा उसका जल योजन मतलब उसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा। तो जब हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो उसका जो मूवमेंट होगा, कंडक्टेंस होगा, कम होगा। तो लिथियम आयन का कंडक्टेंस कम होगा लेकिन पोटेशियम आयन का कंडक्टेंस ज्यादा होगा। इस स्थिति में KCl का जो होगा वह इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का वैल्यू NaCl से ज्यादा होगा और NaCl का LICl से ज्यादा होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, आप देख रहे हैं कि बी ऑप्शन होगा, ठीक है। अब यहां कहता है कि सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोड या ऋणोद पर प्राप्त होता है। A dilute aqueous solution of sodium fluoride is electrolyzed the product at anode as cathode। मतलब अगर डाइल्यूट सोडियम फ्लोराइड को हाइड्रोलाइज करेंगे तो एनोड और कैथोड पर हमको क्या मिलेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे, डाइल्यूट सोल्यूशन है, ठीक है। ये है हमारा सोडियम फ्लोराइड, इसे डिसोसिएट कर जाए कंप्लीट सोडियम आयन और फ्लोराइड आयन में,
और वाटर भी डिसोसिएट कर जाएगा, क्योंकि डाइल्यूट है H प्लस और OH माइनस में। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर ये फ्लोराइड आयन है, ये हमारा क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, फ्लोराइड आयन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन। तो एनोड पर जब हम जाएंगे, एनोड पर, ठीक है, तो एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो इसमें से एनायन कोई जाएगा, मतलब आप यहां देख लिए कि एनोड पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो यहाँ O2 दे देगा। और कैथोड पर क्या है, सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन में, हाइड्रोजन आयन का SRP का मान ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन लेगा, हाइड्रोजन दे देगा। यानी एनोड पर ऑक्सीजन और कैथोड पर हाइड्रोजन दे देगा। ठीक है, तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहां देखिए क्या आया था, एनोड पर ऑक्सीजन, एनोड पर ऑक्सीजन और कैथोड पर हाइड्रोजन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब यहां देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। तब विद्यार्थी, फैराडे का जो नियम है इस बार आपके लिए इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन में। तो फैराडे का प्रथम नियम क्या कहता है, ठीक है, कि जितना देर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उसके इलेक्ट्रोड पर उतना ही अमाउंट क्या होगा, डिपॉजिट होगा। लेकिन सेकेंड नियम क्या कहता है कि जब डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट से सेम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उसके रेस्पेक्टिव कैथोड पर जो अमाउंट जमा होगा वह उसके केमिकल इक्विवेलेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यही कहता है कि फैराडे का विद्युत विच्छेदन द्वितीय नियम संबंधित है। द सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे इज रिलेटेड टू एटॉमिक नंबर ऑफ कैटायन। ना जी, विद्युत अपघटक के समतुल्य भार, इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यही आपका यहाँ होगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, इसमें ये दोनों नहीं होगा। ठीक है, अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर कहता है कि 96,500 कूलम विद्युत कॉपर सल्फेट के विलयन से मुक्त करता है। फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन 96,500 कूलम इलेक्ट्रिक करंट रिलीज्ड। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो ये देख लीजिए। तो कॉपर सल्फेट हो गया CuSO4 और ये दे देगा कॉपर 2 प्लस आयन और ये देगा सल्फेट आयन। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर, तो ये हो गया कैथोड पे जब कॉपर 2 प्लस आयन 1 मोल लेगा तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये हो गया कॉपर। तो ये अगर 1 मोल है तो ये हमारा 2 मोल है। अब यह 1 मोल मिलेगा, यानी यह 2 गुने 96,500 कूलम पास करोगे तब यह हो जाएगा 63.5 ग्राम। ठीक है, 4 ग्राम। अगर यह अभी कह रहा है कि नहीं हम पास कर रहे हैं कितना, 96,500 कूलम, तो इसका आधा हो जाएगा 63.4। यहां कर दोगे तो 2 तिहाई 6, 1 मर्द में 2 सते 14, मतलब ये आपका हो जाए 31.7। तो देखना है कितना जमा कर रहा है, 31.7। देख रहे हैं ना, ऑप्शन मिल गया बी, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें है। ठीक है, अब कहता है कि निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल उसको कहते हैं जिसको हम लोग चार्ज कर सकें। ठीक है, तो चार्ज कर सकें तो ये नहीं, चार्ज जो नहीं हो सकता, जैसे लेक्लांचे सेल जो हमारा प्राइमरी सेल है, ड्राई सेल है, वो लेक्लांचे सेल भी कहते हैं उसको। तो लेड स्टोरेज सेल जो हमारा है, लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है, इसको हम लोग चार्ज करते हैं। तो जो हमारा लेड स्टोरेज बैटरी, इसी को हम लोग क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ 14 नंबर जो क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन को क्या कहता है कि अर्ध सेल अभिक्रिया के लिए स्टैंडर्ड मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया हुआ है। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर हाफ सेल दिया हुआ है। लेकिन अब यहाँ देखिए, यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने का है वह यह है कि यहाँ पर Zn से Zn2 प्लस हुआ ऑक्सीडेशन का वैल्यू दिया हुआ है। Fe से Fe2 प्लस यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है ना, पॉजिटिव। तो ये दिया है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है। ठीक है, यानी जिंक का भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया और आयरन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है। और हमसे इसमें क्या पूछ रहा है कि सेल अभिक्रिया का विद्युत वाहक बल पूछ रहा है, EMF पूछ रहा है। तो अब देखिए, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं, अगर ऑक्सीडेशन की बात करें तो आप जिंक को देख रहे हैं कि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, आयरन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है। तो इसके आधार पर भी हम डिसाइड कर लेंगे कि जिंक हमारा एनोड का काम करेगा और आयरन हमारा कैथोड का, चूंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका क्या है, ज्यादा है, और आयरन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, कम।
तो जिंक एनोड होगा, आयरन कैथोड होगा। लेकिन जब हम इसका वैल्यू निकालते हैं, तो वैल्यू जब भी निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं, याद होगा ईएमएफ सेल का, कि ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड, ठीक है, और माइनस ई नॉट एनोड। तो कैथोड का जो वैल्यू रखते हैं तो हम एसआरपी रिडक्शन पोटेंशियल का रखते हैं। तो रिडक्शन पोटेंशियल रखेंगे तो साइन यहाँ पॉजिटिव है तो इसको निगेटिव कर देंगे। तो आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, -0.41 और माइनस जिंक का भी पॉजिटिव है तो निगेटिव करेंगे, चूंकि एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू रखना है। तो माइनस 0 पॉइंट कितना लिया है, 0.76, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 0.76 माइनस 0.41। तो ये 6 में से 1 गया 5, 4 में 7 में से 4 गया 3, तो यह हो जाएगा 0.35 वोल्ट। इसका ईएमएफ का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो देखिए, जब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब रिप्रेजेंटेशन दिया रहे तो आपको समझना होगा कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कि रिडक्शन पोटेंशियल। ये बड़ा गौर से देखिएगा, ये नहीं कि देख कर एकदम बन गए। यहाँ पर 0 से +2 और ऑक्सीडेशन, 0 से +2 और ऑक्सीडेशन, तो ये वैल्यू दिया गया है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो आइए आंसर देखते हैं क्या दिया। हमारा आंसर कितना आया है, 0.35 वोल्ट, याद रखिएगा। तो आप देख लीजिए कि हमारे पास जो सेल अभिक्रिया का विद्युत वाहक बल ईएमएफ ऑफ सेल पूछा है, तो कैलकुलेट किया तो कितना आया है, +0.35 वोल्ट, याद रखिएगा इसको। अब यहां आप देख रहे हैं कि 15 नंबर क्वेश्चन है कि NO3 के संतृप्त विलयन का प्रयोग साल्ट ब्रिज बनाने में किया जाता है, क्योंकि सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ KNO3 इज यूज्ड टू मेक साल्ट ब्रिज बिकॉज पोटेशियम आयन का वेग नाइट्रेट आयन से अधिक होता है। वेलोसिटी ऑफ पोटेशियम आयन इज ग्रेटर देन नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन का वेग पोटेशियम आयन से अधिक होता है। वेलोसिटी ऑफ नाइट्रेट आयन इज ग्रेटर देन पोटेशियम आयन। नाइट्रेट आयन तथा पोटेशियम आयन, यहाँ पोटेशियम पर प्लस हो जाएगा, के वेग लगभग समान होते हैं। वेलोसिटी ऑफ बोथ आयन्स आर अप्रोक्सीमेटली द सेम। KNO3 जल में अत्यधिक विलय है। KNO3 हाईली सॉल्युबल इन वाटर है। मैंने कहता है कि हम लोग साल्ट ब्रिज हम लोग यूज किए थे, जो न्यूट्रलिटी मेंटेन किया रहता है, तो वहां क्यों यूज करते हैं, इसमें से आपको कारण बताना है। तो जो साल्ट ब्रिज में यूज करते हैं पोटेशियम आयन, नाइट्रेट आयन, तो ऐसा नहीं किसी एक का, चूंकि हम जानते हैं कि वो आयन जाकर न्यूट्रलाइज करता है, इसलिए दोनों आयन का वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी। अब 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विद्युत अपघटनी सेल में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आप जानते हैं कि एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड निगेटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन एनोड से किधर जाता है, कैथोड की तरफ। और करंट किधर, उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और एक तरफ क्या होता है, रिडक्शन। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, लॉस होगा। तो इसमें कहता है कि विलयन में कैथोड से एनोड की ओर, कैथोड से एनोड की ओर बाह्य आपूर्ति द्वारा, कैथोड से एनोड की ओर आंतरिक आपूर्ति के द्वारा, ठीक है। कैथोड एनोड से कैथोड की ओर आंतरिक आपूर्ति द्वारा। कैथोड टू एनोड इन द सॉल्यूशन, कैथोड टू एनोड थ्रू एक्सटर्नल सप्लाई, कैथोड टू एनोड थ्रू इंटरनल सप्लाई, एनोड टू कैथोड थ्रू इंटरनल सप्लाई, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसमें एनोड और कैथोड दोनों प्रेजेंट रहता है एक ही बर्तन में, ठीक है। तो अब आपको क्या बताना है कि एनोड के इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाता है, ठीक है। एनोड किधर से किधर जाता है ये आपको बताना है, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा कैथोड से एनोड की ओर आंतरिक आपूर्ति, कैथोड टू एनोड थ्रू इंटरनल सप्लाई, ठीक है। आइए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो कहता है कि विद्युत रासायनिक डैनियल सेल के लिए निम्नलिखित में से सत्य कथन है। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल डैनियल सेल, ठीक है। डैनियल सेल में क्या होता है, जिंक हमारा एनोड होता है, कॉपर हमारा क्या होता है, कैथोड होता है। तो कहता है इलेक्ट्रॉन कॉपर इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाह होता है। ऐसा नहीं है, हमेशा डैनियल सेल में एनोड जो होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा और कैथोड की ओर जाएगा, ठीक है। तो यहां पर कह रहा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कॉपर इलेक्ट्रोड, तो कॉपर तो वहां कैथोड है,
जिंक हमारा एनोड है, यानी इलेक्ट्रॉन जब भी निकलेगा जिंक से निकलेगा कॉपर की ओर जाएगा। इसमें कह रहा है इलेक्ट्रॉन कॉपर इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की प्रभावित होती है, गलत है। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कॉपर इलेक्ट्रोड टू जिंक, गलत है। धारा जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर प्रभावित करती है, ऐसा नहीं। इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में धारा प्रभावित होगी। डैनियल सेल में इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की ओर जाएगा, लेकिन विद्युत धारा कॉपर से जिंक की ओर जाएगा, तो स्टेटमेंट ए भी गलत है। धनायन कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर जाते हैं, ठीक है। केटायन मूव टुवर्ड्स कॉपर इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। धनायन जिंक इलेक्ट्रोड की ओर जाते हैं, धनायन कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर जाते हैं, सही बात है। केटायन मूव टुवर्ड्स कॉपर इलेक्ट्रोड, ये तो सही है, क्योंकि जब रिएक्शन कराएंगे तो जो बर्तन कैथोड होता है उसमें जो केटायन होते हैं वह इलेक्ट्रोड की ओर जाते हैं, धनायन जिंक इलेक्ट्रोड की ओर जाते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि जिंक आयन जो है एनोड से निकलकर इलेक्ट्रोड से निकलकर सोल्यूशन में जाता है। तो पहला, दूसरा और चौथा गलत है। ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? सी। तो गौरपूर्वक सोचिएगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि जिंक आयन से Zn2+ हुआ है, यानी जिंक एनोड का काम कर रहा है, और यहाँ हाइड्रोजन से H2 का, यानी हाइड्रोजन आयन कैथोड का काम कर रहा है। अब क्रिया में एक सेल होती है, H2SO4 को कैथोड भाग में मिलाने पर रिएक्शन यूटिलाइज इन द एबव सेल एडिशन ऑफ H2SO4 टू बी कैथोड कंपार्टमेंट विल। तो जब कैथोड कंपार्टमेंट में H2SO4 जब मिलाएंगे, ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन आपका बढ़ेगा। अब इसमें पूछ रहा है कि क्या हो सकता है। ई कम होगा तथा साम दाईं ओर भी स्थापित होगा, ई कम होगा तथा साम बाईं ओर भी स्थापित होगा, मतलब डिक्रीजेज द ई एंड इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू राइट, ठीक है, और डिक्रीजेज द ई इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू लेफ्ट, ठीक है। ई बढ़ेगा तथा साम बाईं ओर भी स्थापित होगा, इंक्रीजेज द ई एंड इक्विलिब्रियम शिफ्ट द लेफ्ट। ई बढ़ेगा तथा साम दाईं ओर भी स्थापित होगा। तो अब हम देख लेते हैं कि जब इस तरह का केस होगा, ठीक है, कि जब यहां पर हाइड्रोजन आयन यहाँ कैथोड का है, तो इसका जब आप नर्स्ट समीकरण लिखेंगे, क्या लिखेंगे? नर्स्ट समीकरण। क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको सबसे पहले तो नर्स्ट इक्वेशन याद रहना चाहिए। तो यह हो जाएगा ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059/n, ये हो जाएगा लॉग। तो प्रोडक्ट साइड में कौन है? जिंक आयन जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। तो अब इसको यहां पर जब लिखिएगा तो यहां पर क्या लिखिएगा? Zn2+, और नीचे में रिएक्टेंट साइड में कौन है? H+, तो यहां पर क्या लिखिएगा? H+ का स्क्वायर। तो अगर इसमें H2SO4 डालोगे तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ये जब वैल्यू बढ़ेगा तो ये वैल्यू क्या होगा? घटेगा। और जब यह वैल्यू घटेगा तो ये टोटल वैल्यू घट जाएगा, ठीक है। तो टोटल वैल्यू जब घटेगा तो ई नॉट सेल में से घटाएंगे तो ई सेल का वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एक बात तो ये समझना है कि ई सेल का वैल्यू बढ़ेगा, और यहीं पर ये जो लॉग है तो इसको हम लोग जब इक्विलिब्रियम लेंगे तो यह हो जाएगा Kc, इतना का वैल्यू हो जाएगा। यहां समझिए ये हो गया Kc। तो अगर Kc में यहां का वैल्यू जब बढ़ाइएगा तो जब ये वैल्यू बढ़ेगा तो रिएक्शन क्या होगा? इस तरह से शिफ्ट चाहेगा ताकि Kc का वैल्यू चेंज नहीं हो, तो उसमें जिंक आयन क्या होगा? ज्यादा बनेगा, ठीक है। यानी जिंक आयन ज्यादा बनेगा, यानी रिएक्शन क्या होगा? फॉरवर्ड होगा, आगे की तरफ होगा। एक तो पहला बात कि ई सेल का मान बढ़ेगा, और दूसरा जो है वह रिएक्शन किधर मूव करेगा? फॉरवर्ड, आगे की तरफ, ठीक है। तो यानी जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा वह दाहिने ओर शिफ्ट होगा। ई सेल का मान बढ़ेगा और इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा दाहिने ओर, साम्यावस्था शिफ्ट होगा दाहिनी ओर। तो अगर ऑप्शन देखें तो घटेगा तो नहीं, कम तो नहीं होगा, बढ़ेगा। सी और ई में बढ़ रहा है, तो ई में बढ़ रहा है तब बढ़ेगा, साम्यावस्था बाईं ओर लेफ्ट शिफ्ट करेगा, ऐसा नहीं होगा। ई बढ़ेगा, साम्यावस्था किधर शिफ्ट होगा? दाईं ओर। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछ। 19 नंबर सवाल है, स्वतः अभिक्रिया में डेल्टा जी साम्य स्थिरांक के ई सेल क्रमशः होंगे। फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड ई सेल विल बी रेस्पेक्टिवली। तो डेल्टा जी हम लोग कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी चेंज को, यानी गिब्स मुक्त ऊर्जा चेंज। तो अगर कोई रिएक्शन
अगर होना है तो केमिस्ट्री में जो डेल्टा जी का वैल्यू हमेशा निगेटिव होना चाहिए, हमेशा वैल्यू क्या होना चाहिए, निगेटिव। ठीक है, असाम्य स्थिरांक के का जो वैल्यू है हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब भी पॉजिटिव होगा तबे आपका क्या होगा कि रिएक्शन होगा, और इस सेल का भी वैल्यू, ई नॉट सेल का भी वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो अब हमारा देखिए यहां पर एक है निगेटिव, निगेटिव वाला तो ऑप्शन ए, सी और डी है। ठीक है, निगेटिव वाला ऑप्शन क्या है, ए, सी और डी है। और यहां देखिए, यहां के का वैल्यू 1 से ज्यादा है, आई नॉट के सेल का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखें कि 20 में कि निम्न में से किस जलीय विलयन का विद्युत चालकता सर्वाधिक होगा। तो देखिए कॉन्सेंट्रेशन सेम है, इसमें एसिटिक एसिड है, तो आप समझ सकते हैं कि एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, तो वीक एसिड है। अब इस एसिटिक एसिड में एक में कह रहा है क्लोरो एसिटिक एसिड, क्लोरीन लगाया है, एक में फ्लोरो लगाया है, एक में डाई फ्लोरो लगाया है। तो डाई फ्लोरो, दो फ्लोरीन ग्रुप लग गया तो माइनस आई इफेक्ट ज्यादा हो गया, माइनस आई इफेक्ट ज्यादा हो गया तो विघटन ज्यादा होगा, डिसोसिएशन ज्यादा होगा, तो उसकी चालकता भी क्या होगी, अधिक होगी। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अब है हमारा 21 नंबर क्वेश्चन, आइए देखते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि सौर सेलों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग होता है, हुज एलिमेंट यूज इन द सोलर सेल कंटेन। तो सोलर सेल कंटेन में आपको जो यूज होता है वह कौन यूज होता है, सिलिकॉन यूज होता है। ठीक है, गलित सोडियम क्लोराइड विद्युत अपघटन पर कैथोड पर देता है, फ्यूज सोडियम क्लोराइड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑन कैथोड। तो अब देखिए जब मोल्टेन अवस्था में है तो कोई टेंशन नहीं है, यह है NaCl, तो ये टूटेगा Na प्लस Cl माइनस, तो सोडियम चला जाएगा, ये सोडियम चला जाएगा कैथोड पर, चूंकि यहाँ रिडक्शन होना है, प्लस इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये बना देगा सोडियम। और एनोड पर क्या होगा, एनोड पर जाएगा क्लोराइड आयन, 2Cl माइनस जाएगा Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सोडियम आयन जो है यह जाएगा कैथोड पर, तो सोडियम मिलेगा, और एनोड पर क्या मिलेगा, क्लोरीन मिलेगा। यही ऑप्शन है, देख लीजिए। तो कहता है कि कैथोड पर पूछ रहा था, कैथोड पर हमको जो मिलेगा वो मिलेगा सोडियम। ठीक है, 23 नंबर जो क्वेश्चन है फिर वही रिपीट हो गया है, तो आंसर तो आपका वही आंसर रह जाएगा बी। ठीक है, अब ये कहता है कि 24 नंबर क्वेश्चन में कि तनु H2SO4 के वैद्युत अपघटन पर एनोड पर क्या मुक्त होता है। तो इस क्वेश्चन के हम बताए थे जब तनु H2SO4 है तो यह है H2SO4, अब ये देगा H प्लस 2H प्लस SO4 2 माइनस, और वाटर भी हमारा डिसोसिएट होगा, ये देगा H प्लस OH माइनस। ठीक है, तो SO4 OH माइनस में एनोड पर जो जाता है वो कौन जाता है, OH माइनस जाता है, OH माइनस जाता है, जो डिस्चार्ज पोटेंशियल इसका कम होता है। ठीक है, तो OH माइनस जाएगा तो वह देगा O2, वो क्या लिबरेट करेगा, O2। ठीक है, अब यहां पर देखिए जो 25 नंबर क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए कि अल्युमिनियम के जलीय विलयन में 9.65 एम्पियर विद्युत धारा गुजारने पर अल्युमिनियम के 1 मिली मोल को जमा करने में कितना आवश्यक समय है। टाइम रिक्वायर्ड टू डिपोजिट 1 मिली मोल ऑफ अल्युमिनियम मेटल बाई पासेज 9.65 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अल्युमिनियम। तो अब इस सवाल को बनाना है तो ध्यान से देखिए, बहुत आराम से बनेगा। तो ये हमारा है अल्युमिनियम आयन, और ये हमारा 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये हो जाएगा अल्युमिनियम। तो अगर यह 1 मोल है तो हमको यह 3 मोल चाहिए, और तब हमको मिलेगा यह 1 मोल। 1 मोल का मतलब ये हो गया 27 ग्राम। ढंग से पढ़ना होगा, एल्युमिनियम के एक जलीय विलयन से 9.65 एम्पियर विद्युत धारा गुजारने पर अल्युमिनियम के 1 मिलीमोल कह रहा है। ठीक है, जमा करने में आवश्यक समय, टाइम रिक्वायर्ड टू डिपोजिट 1 मिलीमोल ऑफ अल्युमिनियम मेटल बाय पैसेज ऑफ 9.65 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अल्युमिनियम इज। अब देखो ये हमारा जो अल्युमिनियम आयन है
तो ये ले लेगा 3 और ये हो जाएगा अल्युमिनियम। अब ये हमको 3 मोल है और एक हमारा यह 1 मोल है, ठीक है। अब हमको 1 मोल ये मिला, 3 मोल मतलब 3 गुने, अगर ये करेंगे तो 3 गुने 96,500 कूलम। अब 1 मोल को मिली मोल में बदलना है तो कैसे बदलोगे, ठीक है। तो यह हो जाएगा 1000 मिली मोल हो जाएगा, ठीक है, 1000 मिली मोल। तो अब ये देखो तुमको 1000 मिली मोल के लिए तुमको कितना चाहिए, 3 गुने 96,500 चाहिए। तो एक के लिए तो ये क्या होगा, इसी में यहां पर इधर आकर बटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इतना, ठीक है। अब ये हो जाएगा तो ये 2 शून्य से ये 2 शून्य क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यह हो जाएगा 3 गुने, ये ऊपर कर दोगे तो ये हो जाएगा 9.65, सॉरी नहीं, सॉरी यहाँ नहीं, डेसिमल हो जाएगा इतना, ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 96.5। अब ये हो गया क्यू, हो गया ये क्या हो गया क्यू, और आई का वैल्यू हमको मालूम है 9.65, ठीक है। और टी हमको क्या करना है, निकालना है। तो क्यू बाई क्या होता है, आई। तो क्यू का मान है 3 इंटू 96.5, अब बटा आई का वैल्यू है 9.65। तो यहां पर अगर हम 0 दे देंगे तो दशमलव हट जाएगा, आई एक कट जाएगा 10 से, तो हमारा ये हो जाएगा 30 सेकेंड, ठीक है, ये हो जाएगा 30 सेकेंड। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा क्या चीज, 30 सेकेंड, याद रख लीजिए। यहां पर मिली मोल पढ़ना है, मिलीग्राम नहीं पढ़ना है, मिली मोल पढ़ना है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 30 सेकेंड हो जाएगा, राइट। अब कहता है कि फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम, तो हम लोग पढ़े थे, इस सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, वैद्युत अपघट के समतुल्य भार में, ठीक है। अब जो 27 नंबर क्वेश्चन है इसको आप देख लीजिए, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन, गलित धातु लवण में 2 एम्पियर की धारा 5 घंटे तक प्रवाहित करने पर इतना ग्राम धातु जमा हो रहा है, ठीक है। एटॉमिक वेट दिया हुआ है, तो धातु का ऑक्सीकरण संख्या आप क्या करें, निकालें। व्हेन 2 एम्पियर करंट इज पास थ्रू मोल्टेन मेटल साल्ट इन 5 आवर इज 22.2 ग्राम ऑफ मेटल इज डिपॉजिटेड, ठीक है। तो हमारा कहता है कि इसका व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। अब देखो यहां पर इसके लिए क्या करना होता है कि आप जानते हैं कि अगर हम लोग 96,500 कूलम पास करेंगे तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस क्या होगा, जमा होगा, ठीक है। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट मतलब इक्विवेलेंट वेट के बराबर, ठीक है। और हम जानते हैं कि जो एटॉमिक वेट होता है वह होता है इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। तो अब देखिए, तो अगर हम इक्विवेलेंट वेट निकाल लें और एटॉमिक वेट पता है तो हमारा एन वैलेंसी का वैल्यू क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। इस क्वेश्चन को बनाने का ऐसे ही सोचना है। तो अब आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो गलित है 2 एम्पियर की धारा 2 घंटे तक प्रवाहित कर रहा है, तो 22.2 ग्राम धातु जमा हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर ये हमारा आई है 2 एम्पियर, टी है हमारा कितना दे रहा है, 5 घंटे तक। तो 5 अगुने हो जाएगा 60 मिनट, अगुने हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3600। तब कितना हो जाएगा, 0 0, 6 35 सोना हाथ में 3, 5 3 15 3 18, तो इतना सेकंड हो जाएगा। तो Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, I इंटू टी। तो I का वैल्यू है 2, ये है 18,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा 18 दूना 36,000 हो जाएगा, ये 36,000 कूलम हो गया, ठीक है। यानी 36,000 कूलम पास कर रहे हैं तो 22.2 ग्राम जमा हो रहा है। तो हम देख लेंगे 96,500 पर कितना जमा होगा। तो अब ये देख रहे हैं कि 36,000 कूलम पास कर रहे हैं तो 22.2 ग्राम मेटल जमा हो रहा है। तो हमको चेक कर लेना है कि 96,500 कूलम पर कितना जमा होगा। तो 22.2 अब बटा हो जाएगा 36,000 और ये हो जाएगा 96,500, ये जगह 96,500। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सॉल्व जब इसको करेंगे तो हमको आएगा यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, इक्विवेलेंट वेट आएगा। इतना ही सॉल्व कर लेंगे तो, और जब इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा तब हमारा
क्या होगा कि वैलेंसी निकल जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा जो न्यूमेरिकल है तो इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा। तो मान लीजिए परीक्षा जब देने जाइएगा, आप परीक्षा देने जब जाइएगा तब तो आपको ये सब तो पढ़ना ही ना होगा। ये क्या करना होगा, पढ़ना ही होगा। तो अब इसको सॉल्व करने पर ये आ रहा है 59.50। ठीक है, अब देखिए एटॉमिक वेट कितना है, एटॉमिक वेट देख रहे हैं 177 है। तो अब एन निकालना है ना, तो 177 में यह हो जाएगा 59.50। तो 177 बाई हो जाएगा 59.50। तो याद आया 2.974। तो इसको हम 3 मान लेंगे, यानी क्या मान लेंगे, 3। तो इस पर कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट आप देख लीजिए कि ये आएगा +3। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +3। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 27 क्वेश्चन है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है जरूर, लेकिन आप सभी इस तरह से, मैं यहाँ पर सभी तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाने का प्रयास किया गया है। तो आप सभी इसको इसी तरह तैयारी करें। ये तरह चैप्टर न्यूमेरिकल का था, ये न्यूमेरिकल बनाने में तो टाइम लगता है, समझाना भी था। तो चलिए, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। अब नेक्स्ट वीडियो केमिकल काइनेटिक्स को आपको मिलेगा। तो आप अपने तैयारी को कंटिन्यू रखें, जारी रखें। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। कंटिन्यूअस इधर आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करके डाला जा रहा है। धन्यवाद आप सभी छात्रों का, वेलकम है बीके ओझा केमिस्ट्री इंस्टीट्यूट के आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके ओझा केमिस्ट्री इंस्टीट्यूट पर। तो आपके मदद से इस चैनल को एक बड़ा रूप देना है। कैसे होगा ये आप जानते हैं, आपके बिना हेल्प का नहीं होने वाला है। तो एक बहुत बड़ा परिवार बनाने में आप सभी हमारे परिवार के मेंबर्स हैं। तो आपके आने वाले भाई बहन सबके लिए और आपके दोस्तों के लिए चैनल रहेगा। तो इसको बढ़ाने में, डेवलप करने में ज़्यादा से ज़्यादा आप सहयोग करें, आपका अपना बीके ओझा केमिस्ट्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।